Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is forms of social stratification. सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic, forms of social stratification. Okay, let's the video start on this topic. सामाजिक विकास के इतिहास में विभिन्न कालों तथा विभिन्न समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का रूप एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलता रहा है. जिन समाजों में आयु, लिंग, प्रजाति अथवा जन्म के आधार पर समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन किया जाता है, वहाँ बंद स्तरीकरण क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन की प्रधानता होती है. यह एक ऐसा स्तरीकरण है जिसमें व्यक्ति को अपनी सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन करने की छूट नहीं दी जाती है. इसके विपरीत जिन समाजों में संपत्ति, व्यवसाय अथवा व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का विकास होता है, तो उसे हम खुला स्तरीकरण ओपन स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं. इसकी प्रकृति इस कारण खुली हुई होती है कि विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता अथवा आर्थिक शक्ति में परिवर्तन हो जाने से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बदल जाती है. यह सामाजिक स्तरीकरण के दो सामान्य रूप हैं. अकॉर्डिंग टू बार्टोमो ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है. नंबर 1 दास प्रथा, नंबर 2 जागीरें, नंबर 3 जाति तथा नंबर 4 वर्ग. ओके, इसके विपरीत वर्तमान समाजों में स्तरीकरण का एक अन्य स्वरूप भी विद्यमान है, जिसे शक्ति व्यवस्था पावर सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है. ओके, नंबर 1 है पॉइंट स्लेवरी, दास प्रथा. सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रारंभिक रूप दास प्रथा के रूप में विद्यमान था. यह वो प्रथा थी जिसमें दास और उसके मालिक की परिस्थिति और अधिकार बहुत ही सुपरिभाषित होते थे तथा प्रत्येक दास को अपने मालिक की संपत्ति के रूप में देखा जाता था. सामाजिक स्तरीकरण में सभी मालिकों की स्थिति भी समान नहीं थी. जिस मालिक के पास जितने ज़्यादा दास होते थे उसे समाज में उतनी ऊंची परिस्थिति मिल जाती थी. इस प्रकार रोम, यूनान, दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में दास प्रथा के रूप में स्तरीकरण का एक स्पष्ट व्यवस्था विद्यमान रही है. अकॉर्डिंग टू हाव हाउस में लिखा है कि एक दास के मालिक का उस पूर्ण अधिकार होता है, मतलब एक दास के मालिक पर उसका पूर्ण अधिकार होता है. दास के अपने कोई अधिकार नहीं होते थे और उसके श्रम के अनुसार ही उसे कुछ आर्थिक पुरस्कार भी दिए जाते थे. मालिक का यह अधिकार था कि वो जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार अपने दासों को बेचता और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता था. आज सभी समाजों में मानवतावाद तथा समताकारी मूल्यों का प्रभाव बढ़ने से दास प्रथा पूर्णतया समाप्त हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जागीरदारी व्यवस्था, स्टेट.
मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्तरीकरण का रूप जागीरदारी व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आया। उस समय यूरोप तथा संसार के अनेक दूसरे भागों में सामंतवाद का प्रचलन था। यह सामंत बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक होते थे और जनसाधारण का कार्य इन सामंतों की इच्छा के अनुसार कार्य करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं देना तथा विभिन्न कर प्रदान करना था। सामंत ही कृषि भूमि के स्वामी होते थे। जागीरदारी व्यवस्था में संपूर्ण समाज की 3 मुख्य वर्गों में बटा होता था। पादरी अथवा पुरोहित वर्ग और कुलीन वर्ग तथा जनसाधारण वर्ग। इन तीनों वर्ग के बीच उच्चता और निम्नता का एक स्पष्ट विभाजन था। इसमें सर्वोच्च स्थान पादरी का अथवा पुरोहित वर्ग का था। दूसरा स्थान कुलीन वर्ग का था, जबकि जनसाधारण की परिस्थिति सबसे निम्न थी। अकॉर्डिंग टू बाटोमोर राइट हेयर कि इन विभिन्न वर्गों के बीच श्रम विभाजन का रूप भी स्पष्ट था। पादरी वर्ग का कार्य संपूर्ण जनता और विशेषकर कुलीन वर्ग या सामंतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना था। कुलीन वर्ग का कार्य अपनी जागीर में रहने वाले लोगों के हितों को देखना था, जबकि जनसाधारण का काम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करना और अन्य सेवाएं प्रदान करना था। कुलीन वर्ग में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति उनकी जागीर के आधार पर ही निर्धारित होती थी। जैसे जैसे विभिन्न समाजों में जनतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव बढ़ता गया, जागीरदारी भी सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था थी ये भी समाप्त होती गई। मतलब जागीरदारी पर जो ये आधारित सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था थी वो भी समझ लीजिए खत्म होने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट सिस्टम एज क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन, बंद स्तरीकरण के रूप में जाति व्यवस्था। सामाजिक स्तरीकरण का एक अन्य रूप संपूर्ण समाज का विभिन्न जातियों में विभाजन होना है। यह सच है कि मुसलमान, ईसाइयों तथा अनेक जनजातियों में जाति से मिलते जुलते समूह पाए जाते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का सबसे स्पष्ट रूप हिंदुओं के रूप में विद्यमान रहा है। जाति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए फूले ने लिखा है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मजूमदार एवं मदान, जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। और मैक्स वेबर ने क्या लिखा है? जाति को एक बंद परिस्थिति समूह के रूप में परिभाषित किया है। कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप। इसका तात्पर्य है कि जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक बंद स्वरूप है। जी एस घुरिये एवं एन के दत्ता ने जाति व्यवस्था की संरचनात्मक तथा संस्थात्मक 6 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। यह विशेषता है नंबर 1 समाज का खंडनात्मक विभाजन, जातियों के बीच संस्तरण तथा सभी जातियों द्वारा आनुवंशिक व्यवसाय और जाति की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं। इसके अंतर्गत संपूर्ण समाज एक दूसरे से उच्च और निम्न स्थिति वाले अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड के अधिकार और कर्तव्य पूर्व निर्धारित होते हैं। ओके। और प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसकी जाति के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास सिस्टम एज ओपन स्ट्रेटिफिकेशन, खुले स्तरीकरण के रूप में वर्ग व्यवस्था। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधन और संपत्ति के वितरण के साथ स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति का
जितना अधिक अधिकार होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी उच्च होती है। इसी आधार पर हम उच्च, मध्यम और निम्न जैसे 3 वर्गों के रूप में समाज को विभाजित करते हैं। इस स्तरीकरण के रूप में उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में उच्च और निम्न होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू लेपियर ने क्या कहा है कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति या पद प्रदान किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू लेपियर, a social class is a culturally defined group that has acquired a particular position or status within the population as a whole. नेक्स्ट पॉइंट है आपका शक्ति व्यवस्था, पावर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सिल्स ने कहा है कि शक्ति किसी व्यक्ति अथवा समूह की वह क्षमता है जिसे वह दूसरे लोगों के व्यवहारों को अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रभावित करने के लिए उपयोग में लाता है। ओके, इसका तात्पर्य है कि एक विशेष संगठन, प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल अथवा सामाजिक संरचना में कोई व्यक्ति अथवा समूह दबाव को भी जो क्षमता अर्जित कर लेता है वही उसकी सामाजिक शक्ति है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.